पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा, उनके उपयोग पढ़े, उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक साबुन व अपमार्जक। ठीक है, साबुन क्या होते हैं और अपमार्जक क्या होते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिटर्जेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन, यानी सफाई करने से रिलेटेड है। ठीक है, यानी डिटर्जेंट जो है वो किस में उपयोग किए जाते हैं, ज़्यादातर सफाई करने में या फिर जिसको अपन बोलते हैं धुलाई करने में, या इनमें उपयोग किए जाते हैं साबुन और डिटर्जेंट। अब देखो साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर इस तरीके से लिखेंगे कि साबुन जो है वो क्या होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। पोटेशियम लवण होते हैं ये। ठीक है, अब ये उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं ना, उच्च वसीय अम्ल में आपको उदाहरण लिख लेना है। एक तो स्टीयरिक और एक पॉमिक अम्ल। ठीक है, ये आपको उदाहरण लिख लेना है। स्टेरिक अम्ल और पॉमिक अम्ल, ये दो आपको उदाहरण लिखने हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं ये। अब ये इनमें आप लिखोगे कि ये सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट। अगर इनकी बात करूं तो ये फॉर्मूला देखो किस तरीके से, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। और उच्च वसीय अम्लों में आपको याद रखना है कि कार्बन जो श्रृंखला होती है। अब देखो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 8th चैप्टर जब पढ़ेंगे अपन तब आपको समझ में आएगा कि कार्बन श्रृंखला क्या होती है। अभी आपको इतना याद रखना है कि C12 से लेकर C18 तक इनमें कार्बन पाया जाता है। यानी कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं किनमें, उच्च वसीय अम्लों में। ठीक है, कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस तरीके से कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और ये श्रृंखलाएं किनमें पाई जाती हैं, उच्च वसीय अम्लों में। वसीय अम्ल वसा अम्ल बोलते हैं इनको, और ये इससे बने होते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के। कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। 8th चैप्टर में आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अभी इतना याद रख लो कि जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक की श्रृंखला के उच्च वसीय अम्ल व उनके भी क्या होते हैं सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो RCOONA, ये आप बोल सकते हो कि ये क्या है साबुन है। ठीक है, और अगर इनके लिए बोलोगे तो ROSO3 और Na+ और ये माइनस। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये तो क्या है डिटर्जेंट है, अपमार्जक है, और RCOONA क्या है साबुन है, सोप और डिटर्जेंट में ये अंतर है। ठीक है, अब आप याद रखना इसमें एक और चीज़ कि जो ये साबुन होता है वो मृदु व कठोर जल दोनों में विलय होता है, यानी दोनों से क्रिया कर लेता है ये। सॉरी, गलत लिख रहा हूँ मैं, उसमें लिखना है ये पॉइंट आपको जो है डिटर्जेंट में लिखना है। इसको मिटा देता हूँ एक बार में। साबुन जो है, साबुन वो क्या होता है केवल और केवल मृदु जल के साथ क्रिया करता है, बल्कि डिटर्जेंट जो होता है वो मृदु और कठोर दोनों जल के साथ क्रिया करता है। अब ये मृदु और कठोर जल क्या होता है, मृदु का मतलब मीठा पानी, ठीक है, और कठोर का मतलब खारा पानी, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो साबुन केवल मीठे पानी में झाग देते हैं, मीठे पानी में झाग देंगे, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं, सर्फ जानते हो, सर्फ और अपमार्जक जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं खारे और मीठे पानी दोनों में झाग देते हैं। ये आपको याद रखना है। और फिर आपको तीसरा पॉइंट लिख देना है इसमें कि ये साबुन जो होते हैं वो कम जल प्रदूषण करते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो ज़्यादा जल प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये चीज़ें आपको याद रखनी है
अब इसमें एक चीज़ ये चीज़ है कि साबुन केवल मृदु जल के साथ ही क्यों क्रिया करता है, कठोर जल के साथ क्रिया क्यों नहीं करता है? क्योंकि कठोर जल जो होता है, खारा पानी, उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं, जो सोडियम को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आपने RCOO लिखा था, तो ये Na जो है ना, इसको हटा के क्या करते हैं, ये खुद वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जल में घुलनशील नहीं होते, जल में झाग नहीं देता ये कौन, ये तो देगा सोडियम तो, लेकिन जब ये मैग्नीशियम इसकी जगह आ गया तो वो जल में झाग नहीं देता है। उसके कारण क्या होता है कि ये जल में विलय नहीं होता है, और फिर आपको जो है झाग भी नहीं मिलेंगे और कपड़े धुलेंगे भी नहीं, कपड़े साफ भी नहीं होंगे खारे पानी से। तो ये होता है इसका रीज़न, ठीक है। एक चीज़ इसमें याद रखनी है आपको कि कठोर जल में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं, वो डिटर्जेंट जो है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और झाग भी देता है, इतना याद रख लेना आपको, ठीक है। ये अंतर थे कुछ इसमें। अब देखो, ये तो था साबुन। साबुन बनाया कैसे जाता है? साबुन बनाने की विधि, साबुन बनाना देखो किस तरीके से बनाते हैं अपन। उच्च वसीय अम्ल इस तरीके से होता है, देखो उच्च वसीय अम्ल, देखो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, 8th चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से लिखा हुआ है कि CH2 और उसके आगे COOR, फिर लिखा हुआ है ये बंद है, ये लाइन नहीं है, ये क्या है? बंद है। अभी आपको कार्बन जो आपने 9th में पढ़ा होगा सहसंयोजक बंध, वो सहसंयोजक बंध है ये, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और फिर बंध है, और फिर CH2, फिर बंध COOR, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है, कार्बन की यहाँ पे क्या होती है? लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है, बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। कार्बन 12 तक या 18 तक कार्बन होते हैं इसमें। तो ये देखो R है ना, ये R चलता जाएगा आगे, कार्बन जो है यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा, कार्बन श्रृंखला यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इस कार्बन श्रृंखला को अपन ने क्या लिख रखा है? शॉर्ट रूप में R लिख रखा है, ठीक है। जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसको अपन ने क्या लिख रखा है? यहाँ पे शॉर्ट रूप में R लिख रखा है। इसको एल्किल समूह बोलते हैं, एल्किल समूह। अभी नॉर्मल आपको ये रट लेना है या याद कर लो इसको एक बार लिख के कि किस तरीके से ये क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल, ठीक है, उच्च वसीय अम्ल। यहाँ पे CH2 है, CH है, CH2, और यहाँ पे इनके सबके बीच में क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल। ये क्या करता है कि जब इसका NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, 3NaOH, तो ये क्या बना लेता है? ये क्या बना लेता है? 3RCOO, 3RCOO Na, ये बन गया साबुन। क्या बन गया भाई? साबुन। ये बन गया साबुन। यानी ये RCOO, तीन ये हैं, तो 3RCOO, और यहाँ से क्या आ गए? 3 Na, वो कहाँ के जुड़ गए? यहाँ के जुड़ गए। तो 3 पूरे कंपाउंड के आगे, पूरे यौगिक के आगे 3 आ गया, और RCOO, इस तरीके से अपन ने क्या लिख दिया? साबुन। और बच गया क्या? प्लस में क्या बच गया? ये बच गई, तो ये श्रृंखला बच गई, तो इसको अपन लिख देंगे CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में यहाँ पे बनता है। साबुन और क्या बनता है? ग्लिसरॉल। इस क्रिया को अपन बोलते हैं साबुनीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? साबुनीकरण। ये साबुन बनाना होता है, इतना आपको याद रखना है। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि साबुन किस तरीके से बना। साबुन का फॉर्मूला क्या है? RCOONA, RCOONA, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। अब देखो मिसेल, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है। मिसेल निर्माण क्या होता है? मिसेल किस तरीके से होता है? मिसेल निर्माण, ठीक है। मिसेल क्या होता है? अब मिसेल, आप कपड़े धो रहे हो, ठीक है, कपड़े पे एक दाग लग गया मान लो तेल का, उसको साफ करना है, अपन ने क्या लगाया? उस पर साबुन लगा दिया, ठीक है। तो साबुन लगाया तो वो क्या बनाता है? साबुन के कण क्या कर लेते हैं? उसके चारों एक गोल संरचना बना लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। और ये मिसेल किस तरीके से होता है आपको याद रखना है। साबुन क्या होता है? RCOO, अभी पढ़ा RCOONA, ठीक है।
अब इसको ये इस तरीके से होता है, देखो ये R जो है ना, ये क्या होती है कार्बन श्रृंखला, और ये कार्बन श्रृंखला किस तरीके से, इस तरीके से पाई जाती है, कार्बन श्रृंखला इस तरीके से पाई जाती है, और ये COONA, ठीक है। अब ये Na+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये क्या बच जाएगा माइनस, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है कि जब ये इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, ये सोच लो कि RCOO- बनेगा प्लस Na+ बनेगा, इस तरीके से ये 2 आयनों में टूटेगा। RCOONA जो है 2 आयनों में टूट गया, और ये आयन जो है ना ये ही अपने लिए काम का है। तो ये R जो है ना, ये तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इस तरीके से होती है, और ये COO- इसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय पार्ट, ध्रुवीय भाग, और ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग। क्यों हाइड्रोकार्बन क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन हाइड्रोकार्बन भाग बोल रहे हैं। और ये क्या होता है, ये तो होता है जल विरोधी, जल विरोधी यानी जल से दूर भागता है ये, ठीक है, जल विरोधी, जल से दूर भागेगा ये। और ये क्या होता है जल आकर्षी, या फिर अपन बोलते हैं कि जल आकर्षी बोलते हैं इसको, जल आकर्षी, ठीक है, ठीक है, यानी जल की तरफ वो क्या होता है आकर्षित होता है। इतना याद रख लोगे आप लोग, हाइड्रोकार्बन भाग R वाला भाग, और COO- वाला भाग ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग हाइड्रोकार्बन भाग, ये जल विरोधी भाग होता है, ये जल आकर्षी भाग होता है, ठीक है, यानी जल की तरफ आकर्षित होता है, और ये जल विरोधी यानी जल से दूर भागेगा। अब देखो मिसेल किस तरीके से बनता है कि एक मान लो यहाँ पे एक क्या बन गई, ये दाग लग गया है कपड़े पे, ठीक है, कपड़े पे क्या लग गया, दाग लग गया है, तेल की बूंद अचार लग गया है, ठीक है, ऐसे मान लो। और फिर इसको क्या करते हैं अपन कि पानी में डुबोते हैं। तो पानी में क्या होता है कि साबुन लगा दिया अपन ने। अब साबुन में क्या होता है कि जब ये हाइड्रोकार्बन वाले भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं जल से दूर भागेंगे। भाई साबुन लगा दिया अपन ने, तो ये क्या होता है ऐसी जगह ढूंढेंगे, ये वाले भाग ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे पानी ना हो, तो उसको क्या मिलेगा, वो तेल की बूंद, तेल का धब्बा जो है उसी जगह जो है आपको पानी नहीं मिलेगा, तो ये उसकी तरफ आकर्षित होंगे, यानी पानी से दूर भागेंगे। और इस तरीके से जो है ये संरचनाएं बन जाती है। और ये माइनस वाला भाग जो है, माइनस वाला COO- वाला भाग लिख रहा हूँ मैं, ये माइनस वाले भाग ये जो है जल में ही रहते हैं, यानी जल आकर्षित होते हैं ना, जल में ही रहते हैं ये लो जी। तो ये माइनस वाले भाग इस तरीके से तेल की बूंदों के चारों ओर इस तरीके से एक संरचना बन गई है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। अब क्या होगा कि जैसे आप कपड़े को उस पानी से बाहर निकालोगे तो ये क्या होते हैं जल आकर्षी, तो जल में क्या होंगे, जल स्नेही भी बोलते हैं इनको, जल स्नेही। तो जल स्नेही है तो मतलब जल में ही रहेंगे, तो ये क्या करते हैं कि इस तेल की बूंद को भी खींच के जल में ही रख लेते हैं। इस तरीके से जो है कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये क्या है, मिसेल निर्माण के द्वारा जो है कपड़े को साफ किस तरीके से किया जाता है। तो ये चैप्टर का टोटल अपन ने पढ़ लिया, ये 5th चैप्टर पढ़ा अपन ने, दैनिक जीवन में रसायन। किस तरीके से अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, सारे आपको नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन में भेज दूंगा, उनके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे यहाँ से लगभग, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से डिस्कस करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक।